नमस्कार, बजट न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मुंबई नगरिया जो कि देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेट हॉन्कोज है और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है। और ऐसे में इस फाइनेंशियल सेंटर को लेकर अगर बजट को देखें तो क्या उम्मीद है, ये जानने की कोशिश हम आज इस खास प्रोग्राम में रखेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल भी है और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स भी रहेंगे, उनके सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे खास पैनल से। हमारे साथ है एम नरेंद्र जी। एम नरेंद्र, आप सीनियर एडवाइजर एसोचैम बैंकिंग एंड फाइनेंस काउंसिल के और साथ ही साथ फॉर्मर सीएमडी रह चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। काफ़ी गाढ़ा अनुभव है आपको बैंकिंग क्षेत्र में। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है बैंकिंग क्षेत्र में इस बार और क्या अलग जो है उम्मीद हैगी इस बजट को आपसे लेकर। साथ साथ हमारे साथ है सुनील खन्ना जी। सुनील खन्ना सीआई से जुड़े हुए हैं। बात करें अगर सीआई की तो एक समन्वय की भूमिका निभाते हैं सीआई, साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ और इंडस्ट्री प्लेयर के साथ। ऐसे में किस प्रकार से दोनों इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ साथ निकलेगी, जो उम्मीदें होगी वो किस प्रकार से कन्वे कर पाएंगे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। आप स्मार्ट सिटी से भी रिलेटेड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आखिर क्या उम्मीदें हैं, ये भी जानने की कोशिश हम आपसे करेंगे। एजुकेशन को लेकर अगर देखें तो हमारे साथ है चंद्रहंस चौहान जी, जो कि डायरेक्टर है जमलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के। चौहान सर, एजुकेशन सेक्टर जो कि काफ़ी तवज्जो दे रहा है सरकार उसको, एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, कई सारे नए बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में बजट को लेकर क्या उम्मीदें रहेंगी, कितने बदलाव देखेंगे, क्या बजट एलोकेशन होगा, किस प्रकार से आपकी उम्मीदें रहेंगी, ये जानने की कोशिश हम आपसे भी करेंगे। हमारे साथ है उदय तारड़कर जी। उदय तारड़कर जी जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट है। अगर बात करें पॉलिसीज़ की, जिस प्रकार से पॉलिसीज़ रही है सरकार की, उनमें कैसे बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आने वाले समय में इस बजट में आखिर क्या ऐसी कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बजट के लिहाज से, वो जानने की कोशिश हम आपसे करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साथ ही साथ हमारे साथ है बात करें तो अभिजीत फडणवीस जी। अभिजीत जी एक सीए भी रह चुके हैं। हालांकि टैक्सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है बजट में, तो ऐसे में आखिर कितना टैक्स का बोझा होगा, ये भी देखने की कोशिश आपसे करेंगे हम, किस प्रकार सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश हम आपसे करेंगे। तो ये हमारा खास पैनल इस पूरे चर्चा में रहेगा। शुरुआत करेंगे हम सभी गेस्ट से। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स जो है हम जानना चाहेंगे नरेंद्र सर आपसे, जो कि बजट 2018 अगर देखा जाए तो ये बजट जो है सरकार का एक फुल फ्लेज बजट कहा जा सकता है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 एक ऐसा साल होगा जिसमें काफ़ी सारे चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, लेकिन कई ऐसी हिंट भी आ रही है कि ये रिफॉर्मिस्ट बजट होगा। तो ऐसे में इस फुल फ्लेज बजट को आप किस प्रकार से देखते सरकार के? ये साल का 2018-19 का बजट बहुत इम्पोर्टेंट बजट है और गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, और उसका बैकग्राउंड से ये बजट प्रेजेंट होता है। और उसका अलावा अभी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा टाइम कम हो गया था, बट उम्मीद है ये साल में 7% हो जाएगा और आगे का साल में 7.5 to 7.8 इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो ये ग्रोथ को एक्टिवाइज करने में और ग्रोथ को अचीव करने में गवर्नमेंट ने लिमिटेड रिसोर्सेस को प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ता है। तो मेजर इसका फोकस रहेगा एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर में अभी आपने बहुत साल सुना होगा, ड्रॉट से और थोड़ा फार्मर को एडिक्वेट इनकम नहीं मिलने से बहुत सारा जगहों में और एग्रीकल्चर बेल्ट में फार्मर्स ने डिस्ट्रेस में है। तो उनको आगे ये लोन वेवर और ऐसा देने से पहले ही थोड़ा एग्रीकल्चर को फोकस करके लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एग्रीकल्चर को देना, उसके साथ एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट को ये और भी बूस्ट देना, और उसके साथ एलाइड एक्टिविटीज़ उसको एडवांस इनकम एग्रीकल्चर फार्मर को करने का है। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट और भी फैसिलिटेशन एक्सरसाइज थ्रू बजट होने वाला है, वो सेक्टर को भी फोकस आ जाएगा। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करेंगे। हम सुनील जी से भी ओपनिंग कमेंट जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से सीआई जो है एक समन्वयक रही है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री प्लेयर्स के नए सरकार ने जो नए कानून लाए हैं, ऐसे में इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना भी महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से देखते हैं इस नए बजट को, क्योंकि नए कानून के साथ इंडस्ट्री भी जो है एक जेल हो रही है? देखिए, बजट सरकार का जो नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, तो सबको जो है हमको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। और जहाँ तक बजट है,
वो हमें सिर्फ एक साल के दायरे में नहीं देखना चाहिए कि एक साल में क्या होगा, इलेक्शन है या नहीं इलेक्शन है। हमें देश की आगे की भी प्रगति कैसी होगी, फ्यूचर का ध्यान रखना है। तो बजट में हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखना है। अगर आज की इकॉनमी आप देखें तो बहुत ही डायनेमिक ग्रोथ है इकॉनमी है। ये इनोवेशन पर डिपेंड करती है, क्रिएटिविटी पे है, डिजिटल बहुत यूज़ होने लगा है, डिजिटल मीडिया, डिजिटाइजेशन। तो जो भी देश इनोवेशन पे फोकस करेगा वो कल की इकॉनमी को रूल करेगा। और हमें आज ये नहीं देखना है कि अगले साल क्या हो रहा है, अगले महीने क्या हो रहा है, फ्यूचर का भी ध्यान रखना है कि आज से 20 साल 50 साल बाद देश का क्या होगा। तो फ्यूचर को ध्यान रखते हुए एक इनोवेशन, एक हमें इको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि इनोवेशन पे फोकस आए, इनोवेशन पे ध्यान दें। दूसरा, किसी भी देश की, किसी भी समाज की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। और हमारे यहाँ अगर आप रूरल एरिया में खास कर देखें तो स्कूल में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में एजुकेशन को कैसे आगे लाएं, उसका स्तर कैसे ऊंचा करें, इस पे ध्यान देना है, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और सिर्फ ये खर्चा करने से ही काम नहीं चलता है, आपको ये देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, उन सब का मॉनिटर करना। आप चाहे वहाँ शिक्षक हो, स्टूडेंट्स हो, उनको फैसिलिटी देना। तो ये सब जो है ना, अगर आप किसी भी समाज को सुधारना है तो आपको बच्चों के थ्रू सुधारना होगा। सरकार के पास सीमित फंड है तो उनको देखना है कि कैसे बैलेंस किया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए। हमारे देश में अगर आप जैसा देखें, सिर्फ 3 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 करोड़ टैक्स पे करते हैं। और हमारे देश में शायद सिर्फ 40,000 लोग हैं जो अपनी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा दिखाते हैं। उनमें से शायद ये विरोधाभास भी है, क्योंकि पिछले बजट में भी ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। टैक्स रेट बढ़ाने की कोशिश है, इसलिए रिफॉर्म्स भी सरकार इसमें लगातार कर रही है। चौहान सर से आपसे जानना चाहेंगे एजुकेशन को लेकर, हालांकि क्या क्या उम्मीदें आपको बजट से है? जिस प्रकार से देखा जाए तो सरकार हमेशा कहती है कि अगर भविष्य है तो कहीं ना कहीं युवाओं में डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उनको कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत है। तो ऐसे में शिक्षा में किस प्रकार से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए और क्या बदलाव करने चाहिए? If you see from last 1 year, government has taken various initiatives in terms of demonetization, GST is there, and digitization is there. So if you see the digitization in some part of the rural sector and under urban poor also, there is a vast need of the infrastructure development which is very much required to penetrate the full digitization across India. And if you see the education sector, there are a lot of challenges over the period we are actually observing. Take an example of privatization of the education sector. Mushrooming, not quality institutions is also one of the challenges for the government sector. Then infrastructure, financing the education is also plays a very important role. And I feel that government should look after this, because financing the education sector in terms of rural education plays a very important role. Infrastructure also plays a very important role. And even mushrooming the institutions which are not quality institutions, that also what government needs to be actually concentrate on and give a quality education. For quality education, government should also concentrate on micro and mini level of the universities and national institutions. And I also feel that some sort of skill centers should be actually look upon. Subject-based networks should be actually established at state level, maybe at the central level. So faculty development centers should be established for various across India, so that the grassroots education should be provided to the unreached people. बिल्कुल। So that plays a very important role. इसमें HRD मिनिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सर्वांगीण अगर देखा जाए तो एक एजुकेशन पॉलिसी की बात इस वक्त कर रहे हो, उसके ऊपर चर्चा भी चल रही है। तो ऐसे में आगे जाकर शिक्षा को लेकर अगर एक एजुकेशन पॉलिसी बनती है, इसमें सभी चीज़ें अगर इन्वॉल्व होती है, जाहिर सी बात है कि अच्छा एक इम्पेटस रहेगा शिक्षा के लिए। आपसे बात करना चाहेंगे उदय जी, इकोनॉमिस्ट है आप, लेकिन देखा जाए तो ये पहला साल होगा GST के बाद का, और ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं किस प्रकार से GST रहा है। कोई कहेगा कि हालांकि जो नंबर हम देखते हैं, ग्रोथ रेट नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग नंबर हो, इंडस्ट्रीज नंबर हो, वो कहीं ना कहीं गिरते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप इकोनॉमिस्ट किस प्रकार से देखते हैं इस पहले बजट को GST के बाद? यहाँ पे मैं 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को अलग नहीं रख सकते। तो इन 2018 3 मेजर स्टेट्स आर गोइंग फॉर इलेक्शन। इसलिए हमने कहा कि आखिर फुल फ्लेज बजट होगा, इसमें ही कुछ अगर हो सकता है तो लोग कह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट हो या फिर रिफॉर्मिस्ट हो। एंड ऑफ कोर्स 2019 द लोकसभा इलेक्शन, सो
At the backdrop of that, the common thread has been agriculture. If you have seen the last elections in Gujarat and Himachal, especially in Gujarat, probably this government thought that they are losing the chord with the rural population, and particularly with agriculture. So if you ask me, there are three things which government is going to do. The top priority has to be agriculture. And if the government is committed to double the income of agriculture is in 2022 from today, if you look at the overall situation, 2014 and 15 we didn't have good monsoons. Last 2 years, yes, we had good monsoons, but one monsoon we also had the hiccup of demonetization, and the last year. So in that context, if you are looking at, say, the APMCs which are in place, nobody is looking agriculture as a business. So as a business, agriculture needs to be protected. And when we talk about growth, the dilemma what Shishir was telling, the overall fiscal deficit, this hats off to this government. It has maintained that discipline, and we were about to slip this year, but because of the well-planned, I would say, disinvestment, they have curtailed this. And coming year, of course, to the extent of 88,000 funding which has happened to the banking, this government will have to ensure that the discipline is maintained. Otherwise, all this money will go for drain. And last 2 decades, something of 1,26,000 crore has been funded only for recapitalization, and this money goes out of our pocket. So if there is no discipline, RBI is not really empowered to take decisions, I think again this will go drain out. So fiscal discipline, agriculture, of course, we do talk about the projects which are already in pipeline like Sagarmala or Bharatmala. Those will definitely continue, but the focus has to be on agriculture. बिल्कुल, हम अभिजीत सर से जानना चाहेंगे। अभिजीत जी, एक खास फोकस रहता है टैक्स के ऊपर, जैसे हमने पहले भी कहा था। तो ऐसे में अगर इस बार देखा जाए तो जीएसटी आ चुका है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन तो वैसे ही कहीं ना कहीं कम हो गया है। अब दूसरी बात करें पर्सनल टैक्स के ऊपर, तो ये आवाज़ भी कहीं उठ रही थी कि एक रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस हो जाए, स्टैंडर्ड टैक्स रिजीम आनी चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे में लेकर इस बजट को किस तरह से देखते हैं? 2015 में ये घोषणा हुई थी कि एक रोड मैप अनाउंस किया गया, 30% से 25% तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया जाएगा। छोटी कंपनियों में हो गया, परंतु बड़ी कंपनियों में अभी तक हुआ नहीं। और जैसे उन्होंने कहा, बहुत सारी एग्जम्पशंस दूर की गई, तो उनके ऊपर जो कर है वो बढ़ गया इफेक्टिवली। दूसरा ये हुआ है कि अपने यहाँ एक आर्काइक टैक्स रिजीम है जिसको हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स करके कहते हैं। उसकी आवश्यकता 90 के दशक में थी, क्योंकि उन दिनों डेफर्ड टैक्स प्रोविजन होती नहीं थी अकाउंटिंग बुक्स में। 2001 से वो होना शुरू हो गया, तो वो होने के बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को फेज आउट करना आवश्यक था, पर आज भी वो है। और उसके कारण ऐसे हो रहा है कि कुछ कंपनियों में मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है। जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, उसको डिविडेंड इनकम मिलता है, पहले ही उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने के बाद उनको मिलता है, उसके ऊपर वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भरते हैं, फिर बाद में जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर वापस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरते हैं। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हमको दूर करना चाहिए। अभी जैसे अमेरिका का उल्लेख हो गया, अमेरिका में ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट पास थ्रू टैक्स रिजीम्स। हमारे यहाँ पास थ्रू तो अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, फिर भी एटलीस्ट टैक्स रेट्स कम करना आवश्यक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स निकालना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में पास थ्रू देना, इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। कई सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस टैक्स बजट की पोटली में आखिर क्या क्या होता है, ये सबकी उम्मीदें यहाँ पर लगी हुई है। और आज की बात है, 1 तारीख को पता भी चल जाएगा वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है कौन से सेक्शंस को क्या क्या जो है सौगात देते हैं। हालांकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा शुरू रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, सबका साथ सबका विकास। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भारत सरकार की नई पहल है नेशनल SC/ST हब। ये पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु उद्यमियों को सशक्त करने की योजना है। एमएसएमई मंत्रालय की इस योजना का लाभ उठाने के लिए NSIC की नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर है 1800111955 या आप लॉग इन भी कर सकते हैं www.scSThub.in पर। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा
पापा जल्दी से आके ना आप भी खाना खा लीजिए। अरे बेटा, 1 महीने के बाद तू तो चली जाएगी नौकरी पर मिट्टी का ध्यान तो मुझे ही रखना है ना। पापा 6 महीने तक ये कहीं नहीं जाएंगी। अरे मगर ऑफिशियली मैटरनिटी लीव तो सिर्फ 3 महीने मिलती है ना। मिलती थी पापा, पर हमने मोदी जी से कह के छुट्टी एक्सटेंड करवा ली है। अरे प्रोग्राम चेंज मिट्टी, हम सोमनाथ 6 महीने के बाद जाएंगे। नहीं मिट्टी, जब तक तेरे दादाजी घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाते वो कहीं नहीं जाएंगे। देखो पापा, गवर्नमेंट ने वो महंगे महंगे ऑपरेशन के रेट खटाक से काट दिए, तभी तो ऑपरेशन आधे रेट पे होने लगा है। अरे मुहूर्त निकालेंगे आराम से। पापा ऑपरेशन की डेट तो हमने ले ली है। अरे अब तो तेरा दादा भी दौड़ेगा मिट्टी। बेटा बहू। जी पापा। बेटा आज तेरा पहला दिन है, ये मिट्टी के लिए। ये घुटने के ऑपरेशन से जो बचा है उससे सुकन्या समृद्धि योजना 50,000 डिपॉजिट। थैंक यू पापा। कहीं बूढ़े घुटने फिर से जवान हो चले हैं, तो कहीं बीमार दिल फिर से दुरुस्त हो लिए हैं। तो चलिए इस शक्ति को तरक्की में बदलते हैं, साथ मिलकर नया भारत बनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, सबका साथ सबका विकास। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भारत सरकार की नई पहल है नेशनल SC/ST हब। ये पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु उद्यमियों को सशक्त करने की योजना है। MSME मंत्रालय की इस योजना का लाभ उठाने के लिए NSIC की नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर है 1800111955 या आप लॉग इन भी कर सकते हैं www.scSThub.in पर। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। किस्मत मेरी खुल गई। क्या बात है बाबूजी, बहुत खुश लग रहे हैं। अरे ईमेल आई है, मेरी $50,000 की लॉटरी लगी है, देख। अच्छा, बस मुझे इंटरनेट बैंकिंग आईडी और अकाउंट का पासवर्ड भेजना है, सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। देख देख। बाबूजी आजकल कोई मुफ्त की 1 कप चाय नहीं पिलाता, फिर अनजान लोग किसी को इतना पैसा क्यों देंगे। ये सब धोखा है, जालसाजी है। ऐसे ईमेल और SMS से सावधान रहें। अपनी बैंकिंग की गुप्त जानकारी कभी किसी को ना दें। My son fulfills his duty to the nation. My brother fulfills his thirst for adventure. My husband fulfills my desire for a better life. My son, my brother, my husband is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in बजट न्यू इंडिया में आपका सभी का स्वागत है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस प्रकार से इन सभी सेक्टर पे ऊपर, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, इस बजट में क्या खास होगा, ये जानने की कोशिश मेहमानों से कर रहे थे। हम फिर से शुरुआत करेंगे एक बार उदय सर जी आपसे। आपने जो कि एग्रीकल्चर का मुद्दा कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के लिए है और पिछले 3 साल का अगर आप बजट टारगेट सुरा के देख ली जाए, उसमें अनाउंसमेंट अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। साथ ही साथ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इस पर भी ध्यान सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसी अगर कड़ी में देखा जाए तो कई सारे नए कदम सरकार ने उठाए हुए, चाहे वो हम बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड की, हम बात करें वहाँ पे स्पेंडिंग की ज़्यादा हम बात करते हैं, साथ ही साथ मनरेगा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकमिंग जो डबल है फार्मर किस प्रकार से हो, उस पर भी ध्यान सरकार दे रही है। तो ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को 2018 के इस बजट में? जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले 2 साल जो खराब गए थे, उसके बैकड्रॉप में एग्रीकल्चर इनकम बढ़ नहीं पाया
और जो 3-4 चीज़ें एग्रीकल्चर को चाहिए, ऑफ कोर्स क्रेडिट तो एक बड़ी बात है, वो चाहिए ही चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो भी सरकार ने जो भी किया है उसके हिसाब से शायद ये रुक जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि जो खेती में से जो माल आता है उसका सही उसको दाम मिलना चाहिए, और ये मिडिलमैन के वजह से ये होता नहीं है। और हमारे जो APMC को जो यंत्रणा है उसको अभी तक जो सरकार ने उसको अभी डिसलोकेट नहीं किया है। और एट द सेम टाइम जो इनाम करके है, जहां हम लोग बोल रहे हैं कि वी कैन कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली टू ऑल द मार्केट्स, उसमें मेरे ख्याल से एक 40% तक का काम अभी हो चुका है, लेकिन वो काम बढ़ना चाहिए। तो राइट प्राइस इज रिकवर्ड बाय द फार्मर, और होता है मिडिलमैन को ही पूरा पैसा जा रहा है। तो ये काम करने के लिए अगर ऐसे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम कभी हल ही नहीं होगा। और दूसरा चीज़, ऐसा गवर्नमेंट ने जो अच्छा किया था जो फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से, और इवन दी इंश्योरेंस, दोनों में अच्छा काम हो चुका है, उसमें और भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट, अगर ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो आपके सर्विस सेक्टर से काफ़ी कम है। यहाँ पर 12 से 15, जैसे इन्होंने कहा कि अब बस उतना ही GDP में कंट्रीब्यूशन। सुनील सर जी, इसको अगर बढ़ाना है सरकार ने, जैसे उन्होंने कहा कि एक तो है क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उनको देना चाहिए, साथ ही साथ जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि अन्य बाकी सुविधा है जो जिसको हम कर रहे थे कि उनको एक इंक्लूसिवली किस प्रकार से साथ में ले, क्या इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे देश की काफ़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है, सर्विस सेक्टर में। लेकिन अगर आप देखते हैं हमारे किसानों के पास, क्योंकि पहले ज़मीन थी एक फैमिली में, बड़ी ज़मीन थी, वो जैसे ही फैमिली बड़ी होती गई, बच्चे उनके बच्चे, साइज़ ऑफ द प्लॉट जो है छोटा होता गया है। और उसके कारण जो है हमारे किसान के पास एक तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मैकेनाइज फार्मिंग की सुविधा नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे देश में आप देखें तो प्रति हेक्टर पैदावार सबसे कम होती है, बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम होती है। तो सिर्फ क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सरकार को ध्यान देना है कि टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ये सब हम कैसे पहुंचाएं। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कुछ लोग आ जाएं जो कि छोटे छोटे फार्म को लेके साथ लेके बड़े फार्म बना के पैदावार, उसमें टेक्नोलॉजी करें, इनोवेशन, किस समय क्या पैदावार करना है, पैदावार बढ़ाएं और उसका एक हिस्सा किसान को दें जिससे ज़्यादा हो, तो जिससे किसानों को भी सहूलियत होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और हमारे पर हेक्टर पैदावार जो है वो बढ़ेगी, उससे देश का विकास होगा। एक मुद्दा हमेशा उठता है नरेंद्र सर जी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोन व्यूअर की जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता है, बैंकिंग अर्थव्यवस्था कहती है कि आप जबकि लोन व्यूअर बैंक से देते हो तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता है। इसको किस प्रकार से एड्रेस करेंगे? हालांकि PSU बैंक्स का ये काफ़ी, अगर पिछले बार भी जितनी सरकार के राज्य सरकार भी कहे जिन्होंने कहा कि हम जो है कर्ज माफ़ी देंगे, उसको लेकर एक अलग सी आवाज़ उठती दिखाई दे रही है। यहाँ पर सरकार ज़रूर चाहती है कि इसमें ज़्यादा स्पेंडिंग हो, तो ऐसे में एक बीच का रास्ता किस प्रकार से निकालेंगे? एग्रीकल्चर में पहले अभी बहुत साल से नाबार्ड ने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए सेपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द SLBC लेवल सेपरेट टारगेट फिक्स करते हैं, और लोकल लेवल से ही इसका डिमांड और इसका क्या रिक्वायरमेंट है, लोकलाइज्ड एरिया वाइज और डेमोग्राफिक वाइज, एग्रीकल्चर का डेमोग्राफिक वाइज अलग अलग डिमांड का, इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का और उसका सीड डेवलपमेंट का और उसका अर्थ डेवलप और लैंड डेवलपमेंट का अलग अलग प्रोजेक्ट लेके, पर्टिकुलरली इरिगेशन ऑल्सो, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट करके, if we are able to increase the farmers capability of agricultural productivity higher, उसका overall yield भी बढ़ाया, और उसके साथ साथ उनको ऑफ सीजन में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी और थोड़ा एजुकेशन को भी, बच्चों को एजुकेशन, तो उन्होंने अलग कोई बिजनेस हो, कोई रूरल एक्टिविटी को और रूरल ट्रेड, उन्होंने अलग भी एक्टिविटी किया, तो उनका एक फोकस भी अलग इनकम में। इसलिए अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू में भी बताया था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये एरिया में बहुत साल से प्रयत्न किया है लेकिन पूरा इसका इम्पैक्ट आया नहीं। बिल्कुल, इसलिए फूड पार्क्स की भी योजना सरकार ने बनाई कि अलग अलग जगह पर फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, प्रोडक्ट को स्टोरेज करना और राइट टाइम में और रीच करना। और ऐसे ही बोला डायरेक्ट ई मार्केट में APMs का भी एक्टिविटी, आई थिंक डायरेक्शन सब चेंज किया है, so that e-market all over and all state government has to adapt. Our overall agriculture GDP growth, unless it goes by 5-6%,
दी इनकम बढ़ाना मुश्किल है। अभी रिसेंटली वो बहुत 2.1% आया था। बिल्कुल। अगर दूसरा महत्वपूर्ण बात करें तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। सरकार हमेशा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चूंकि यह कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में बजट को लेकर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो किस प्रकार से इस पर प्रावधान रहेंगे, इस बार सुनील जी आपसे बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर दैट। किसी भी ग्रोथ के लिए जब तक आप एक जगह माल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको आगे ले जाने की सुविधा नहीं है, ले जाने में आपको तकलीफ़ें होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आज की इकॉनमी बड़ी फास्ट इकॉनमी, जैसे प्रोड्यूस किया वैसे ही आपको डिलीवर करना है। तो रेल, रोड, सीवेज, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रो करना है। उससे साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोकस करना है, खासकर एसएमई सेक्टर में। एसएमई सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग का करीब 50% हमारे एसएमई सेक्टर से आता है, और एम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो करीब 70-80% एम्प्लॉयमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में है एसएमई सेक्टर में है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, और ये जो फैक्ट्री है जो बात कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया की है, इनमें ये हमें मेन सिटीज़ में नहीं बट टियर 2, टियर 3 सिटीज़, रूरल एरियाज़ में करनी है, जिससे वहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट हो, वहाँ के लोग वो काम में लगाए जाएं, जिससे कि ऑल राउंड ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी लाने की सरकार बात कर रही है, हालांकि काफ़ी निगाहें वहाँ पर भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में किस प्रकार से जो है स्पेंडिंग की जाए, किस प्रकार से वहाँ से पैसे खड़े किए जाए। इसको अगर देखा जाए तो कितना इंपेटस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को लेकर भी, क्योंकि प्रावधान तो बजट में इस बारे में भी जो है विशेष ध्यान दिया जाता है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज देख के थोड़ा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, लाइक IRFC, NTPC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्री बॉन्ड आने के लिए सेपरेट बजट रखते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट करके उसमें भी उन्होंने एलोकेटेड किया है फॉर गिविंग इक्विटी फंडिंग और गैप फंडिंग और वेंचर कैपिटल फंडिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट ने उनका ये डिसइन्वेस्टमेंट का कितना उन्होंने रेज करते हैं, उसका एडिशनल मनी, उसके अलावा एडिशनल मनी एलोकेट करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में डाइवर्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी सारा कैपेसिटी बिल्डअप हो गया और उसका कॉस्ट ऑल्सो हैज़ कम डाउन सब्सटैंशियली। तो उसका टारगेट उन्होंने क्या रखा है, उसको अचीव करने के लिए एडिशनल एलोकेशन हो जाएगा। उसके अलावा आपने हमारा नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये इसका अभी उन्होंने ऑलरेडी रोड मैप दिया है। बड़ा बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अभी उनका प्लान फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑलरेडी रखा है। तो इंडिया ग्लोबल का उनका क्या कमिटमेंट है और इंडिया का डेवलपमेंट का क्या फोकस है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का करके ये तीनों एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। विजय जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि डाइवर्समेंट प्लान के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ती है, और पिछले बजट में ये भी जो है वित्त मंत्री ने बात कही थी कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आ जाए। तो इस बार किस प्रकार से देखते हैं, क्या खास रहेगा फिर? मुझे ऐसे लगता है कि ये तो विषय महत्व का है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जो इस समय ये एक थोड़ा चैलेंज सरकार के सामने है कि पहले ऐसे हुआ था कि ऑयल प्राइसेस वे ट्रेंडिंग लो, नाउ ऑयल प्राइसेस हैव रिजन प्रीटी एग्रेसिवली। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट थोड़ा कठिन होगा इस 18-19 में। तो इसके कारण प्राइवेट पार्टिसिपेशन जितना बढ़े उसके कारण सरकार के ऊपर जो बर्डन आता है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अच्छा मायना रखती है। फिर भी मैं ये भी कहूँगा कि डिसइन्वेस्टमेंट को भी और अधिक गति थोड़ी देनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस में रहना ये नहीं है, पर उसको अच्छी तरह से रेगुलेट करना है। तो जितनी अधिक मात्रा में वो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उस प्रकार से भी बढ़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि उस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे डिफेंस में भी अभी 100% इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। बैंकिंग नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग ऑन द एनुअल, and they are also strengthening the public sector banks with a view to consolidate them. तो ये जो steps हैं उसमें it is very clear कि the private partnership is going to play a very very important role. उसका बहुत
महत्व की भूमिका रहेगी। 2022 तक का टारगेट है सुनील जी, सरकार ने रखा है कि सबको जो है घर मिलेगा। ये कह रही है सरकार का एक सपना है, इस बारे में सरकार काम भी कर रही है। तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जहाँ तक बात करें टियर 1 सिटीज़ की, मुंबई जैसे शहर में अगर देखा जाए तो हाउसिंग काफ़ी प्राइसेस ज़्यादा उसके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हाउसिंग को किस प्रकार सरकार टैकल करेगी, बजट में इसकी क्या प्रावधान दिखते हैं? अगर आप बॉम्बे जैसे शहर की बात करते हैं जहाँ पे हमें 50 लाख अगर घर बनाना है तो उसके लिए लैंड भी अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल लैंड। अगर आप घर की बात करते हैं 5 लाख 10 लाख का घर हो तो लैंड की कॉस्ट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी 25-26% की जगह 5-6-10% होनी चाहिए। जहाँ तक सरकार को देखना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखना है कि उनको टोटल कितना टैक्स में मिल रहा है, ना कि परसेंटेज वाइज। अगर ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो उनके पास किटी में ज़्यादा आएगा। तो इनको एक हॉलिस्टिक वे में देखना है कि कैसे हम जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं उसमें रिफॉर्म कैसे लाए, लैंड उसके लिए कैसे अवेलेबल कराया जाए, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स है कैसे लिए जाए, और ड्यूटीज़ और बाकी स्ट्रक्चर में कैसे ध्यान दें। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ है पावर एनर्जी। हालांकि अगर देखा जाए पिछले सरकार का अगर कार्यकाल देखा जाए, इस सरकार का कार्यकाल देखा जाए तो कोल की कहीं ना कहीं एक कमी जो पिछले वक्त दिखाई दे रही, सरकार ने सबसे पहले वो टैकल करने की कोशिश की और पावर एनर्जी को इंपोर्टेंस देने की कोशिश की। उदय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक बात करें पावर की, कोल अगर हम बात करें, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, एलईडीज़, हालांकि जिस प्रकार से एलईडी की प्राइस 4-5 साल पहले थी, हालांकि अब तो उससे आधे दाम में भी एलईडी मिल जाती है। तो ऐसे में एनर्जी को लेकर जो थ्रस्ट सरकार ने दिया था, जो आवंटन पिछले बजट में किया था, इस बार कुछ बदलाव उसमें देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन जो है रिन्यूएबल एनर्जी में आप इस बार देखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सरकार इस मामले में काफ़ी कंसिस्टेंट है। जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम चल रहा है 2018 में उनको पूरा करना है हर विलेज में, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरह से पेस है। और अल्टरनेट एनर्जी की जो बात करते हैं, भारत सरकार ने सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस किया है, सब्सिडी भी दे रखी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आप देखते रहोगे तो सोलर एनर्जी में अभी इनफैक्ट छोटे छोटे सोसाइटी में भी अभी ये हो रहा है कि दे आर अडॉप्टिंग दैट टेक्निक। ऑफकोर्स सोलर एनर्जी में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद है तो यूएस ने क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जो व्यू लिया है, दैट इज अगेंस्ट इंडिया स्टैंड। सो इंडिया हैज़ टू स्टैंड फर्म। और इस बारे में विश्व मंच पर चर्चा की, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने स्टैंड पे जरूर बरकरार रहेंगे। जिस प्रकार से हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, साथ ही साथ सरकार ने भी डेवोस में ये बात भी कही कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी ध्यान देने पड़ेगा, किस प्रकार से जो डेवलप कंट्रीज है उन पर भी ज़्यादा जो है प्रेशराइज ना करें। साथ ही साथ किस प्रकार से ये दोनों कंट्रीज एक साथ आगे, उसमें क्लाइमेट चेंज काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यहाँ पे रहता है। चौहान सर जी, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर है, एग्रीकल्चर अपनी जगह पर, लेकिन आने वाला फ्यूचर अगर देखा जाए डेमोक्रेट वो कहीं ना कहीं एक यंग यूथ के हाथ में, तो उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो ऐसे में किस प्रकार से आप देखते हैं कि एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान सरकार करे, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हो या फिर बाकी अन्य संस्था जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए हो, किस प्रकार से देखते हैं इसको? सरकार ने तो वैसे एजुकेशन सेक्टर में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली है। आप प्राइवेटाइजेशन देखिए, प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस तो बढ़ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, डीम यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, बट लेकिन कहीं ना कहीं तो एक सप्लाई और डिमांड में गैप आ चुका है। शायद ऐसा है कि जो क्वालिटी, जो स्टूडेंट जो बाहर आ रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड उनका नहीं है। शायद इसकी वजह से वो जो उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिल रही है। इसके लिए सरकार को ये ध्यान रखे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं कि ताकि उसमें क्वालिटी एजुकेशन लाए, उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एजुकेशन जो है बात करते हैं हम, साथ ही साथ बाकी सारे एजुकेशन की बात करते हैं, उसको भी काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। आप स्वयं एक एकेडमिशियन, इसको किस प्रकार से देखते हैं? और बजट के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि एक ही ऐसा अगर देखा जाए एक टूल है जिसके जरिए हम इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को जो संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं। स्किल इंडिया पर्यटन के ऊपर फोकस किया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार की निर्मित हो सकती है। बहुत बड़ी मात्रा में जैसे अभी विषय आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपने पारंपरिक व्यवसाय भी चलते हैं। यदि पर्यटन की दृष्टि से लोग वहाँ आते हैं तो उसको भी बढ़ावा मिल सकता है, तो उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों का विचार साथ में करना चाहिए। इसके लिए
उसके लिए जो आवंटन करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। महाराष्ट्र में इस प्रकार से प्रयास किए गए हैं, साथ ही साथ जो स्टेट स्किल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चौहान सर जी, ऐसे में अगर बजट इसको ज़्यादा इम्पेटस देता है तो जाहिर सी बात है इन सभी, अगर बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी में ये अगर इनकॉर्पोरेट किए जाए तो जाहिर सी बात है इसको भी एक काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा। मिलना ही चाहिए सर। अगर अच्छी तरह से अगर उसको पॉलिसी डिज़ाइन कर लेते हैं और स्ट्रैटेजी लेके उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा फिर से शुरू रहेगी और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनको इस बजट से क्या उम्मीद है। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कुछ बेताबी, कुछ बेचैनी, सीने में सुलगता शोला रख, फौलाद की ताकत बाजू में, आंखों में धधकती ज्वाला रख। चलो शपथ लें भारत माँ के माथे पे, नई सुबह का, नए पहर का सूरज नया चमकाएंगे। उम्मीदों के पंख लगाकर भारत नया बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर शपथ लें, तस्करी का सामान ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे और बिना बिल के कोई सामान घर नहीं लाएंगे। फिकी कैस्केड की मुहिम से जुड़ें और आज ही कैस्केडर बने। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 जनवरी 2018। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। एक बंगला बने। बहुत खुश हो, क्या बात है? बताऊंगी, पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दो ना। क्यों, लॉटरी लग गई है क्या? आपको कैसे पता? मुझे तो इसके आगे का भी पता है। सच? तुम्हें ईमेल आई होगी कि हजारों डॉलर्स की लॉटरी लगी है। हाँ। तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड मांगा होगा ताकि पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल सकें। अंतर्यामी। एकदम बुद्धू। हाँ? ये सब धोखा है, जालसाजी है। कभी ऐसे ईमेल्स या एसएमएस के चक्कर में ना आए। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज। कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ, अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। किस्मत मेरी खुल गई। क्या बात है बाबूजी, बहुत खुश लग रहे हैं। अरे ईमेल आई है, मेरी $50,000 की लॉटरी लगी है, देख। अच्छा? बस मुझे इंटरनेट बैंकिंग आईडी और अकाउंट का पासवर्ड भेजना है, सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। देख देख। बाबूजी, आजकल कोई मुफ्त की 1 कप चाय नहीं पिलाता, फिर अनजान लोग किसी को इतना पैसा क्यों देंगे? ये सब धोखा है, जालसाजी है। ऐसे ईमेल और एसएमएस से सावधान रहें। अपनी बैंकिंग की गुप्त जानकारी कभी किसी को ना दें। इंजेक्शन फिर 3 महीने ना, गर्भ की
अधिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। बेटा घर है ये, कचरे का डब्बा नहीं, चाहे उसे डस्टबिन में फेंको। एक्सक्यूज मी, ये पार्किंग है, कचरे का डब्बा नहीं है, जाके डस्टबिन में डालिए। सॉरी मैम। खिला अपनी स्पेशल पानी पूरी। हाँ हेलो। ओ साहब, अपनी सड़क है, कचरे का डब्बा नहीं, उठाइए और डस्टबिन में डालिए। हाँ। पापा। अंकल, सोसाइटी कचरे का डब्बा नहीं, घर साफ, गाड़ी साफ, तो यहाँ क्यों नहीं? साफ शहर हो हम सबका सपना, क्योंकि यही तो घर बसता है अपना। अब अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में नंबर 1 बनाना है जिम्मेदारी आपकी। बात तो सही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ब्रेक के बाद अब सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर और हमारे एक खास पैनल से हमने बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे स्टूडेंट से। उनके क्या क्या सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में है और इन स्टूडेंट के जरिए अगर कहे जाए तो इस बजट को किस प्रकार से देखते हैं, उनकी क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे महत्वपूर्ण बात है देश का, और ऐसे में ये युवा क्या सोचते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ स्टूडेंट से यहाँ पे जानना चाहूँगा। जी, Good afternoon. My name is Kiran. My question is to Uday sir. Sir, as the finance minister, Mr. Arun Jaitley has recently set the target of fiscal deficit to be 3% by the financial year end this year. So, and one of the measures that is adopted is disinvestment of PSU sectors. So, do you think this is a good measure forward, since end of the day what you are trying to do is basically liquefying your fixed assets? So, what are your views on that? 3.2, the target what government had committed, and they have stuck to it. And if you recollect, this government had intention 50,000 crores they were to borrow, and subsequently it came down to 20,000 crore, and there was a real euphoria in the market because everybody was positive. Let me tell you, when you're talking about disinvestment, you're actually unlocking some of the assets, and it's no harm in doing that than pinching the common man. So in that respect, I think this government has set a real example of putting that 3.2. And if you recollect, the 5 years back, we were at close to 5.8. So that discipline is maintained. Again, if you look something at the backdrop, the rising crude prices has really given a dent this year, and even there is a big challenge in the coming year also. So in that context, the government will have to relook at the excise, because as the prices of crude came down, government increased the excise. So the tax has gone to the government kitty. So it will be very interesting how FM manages this year. Hello sir, yeah, my question is about the tax exemption. So there's a popular belief that now it will be increased from 2.5 lakhs to 3 lakhs. But the basic concept behind this is that the per capita income of our country last year was 1.03 lakhs, and which is approximately 2.5 times, the multiplication is 2.5 times, which is more than any other country. So if you further increase the exemption by 50,000, the tax base is going to reduce. हमारे देश में ऐसे लगता है कि जैसे हम कर भरते हैं तो ये तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया, ऐसी मनोभूमिका होती है। इसके कारण ये है कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी दे आर नॉट इन द टैक्स नेट। मैं ये विषय कह रहा था कि यदि आप यू मेक इट मोर लिबरल तो देयर इज अ गुड चांस दैट मोर पीपल विल बी कंप्लायंट। यहाँ पे जो और एक सवाल। जी हाँ, Good afternoon, sir. My question is to Mr. Uday, sir. Sir, you said that government is doing a good work, but at the start of this quarter, only government has used 96% of its allocated budget, and government is set to borrow heavily from market in this quarter. So it is going to breach its target of 3.2%. How will this affect the budgetary allocations for the next year? Good question, but let me tell you, this has been a mixed performance by the government. Although GST government was expecting something of 92,000 crore per month, but the month before they collected only 82,000. But on direct tax, there is a huge increase,
and year on year it was 18%. So that made government that borrowing from 50,000 to 20,000 crore. And apparently, if you have seen the latest deal between ONGC and HPCL, government is also going to get 36,000 crore from there. Of course, there is a sort of a round trip, as they say, in borrowing for ONGC. But apparently, government is sticking to 20,000 crore and another 2 months to go. So I think government is really going to maintain this 3.2 discipline. Hello, sir. My question is to Sameer, sir. For example, you said about contract farming, that is the farms are fragmented and we should get all those farms in one way and allow private players to come in. One person has done it in the Coimbatore whose name is Benjamin Raja. He was able to get 2,500 acres land with him and cultivate crops, but he didn't get any kind of provisions or any kind of benefits from the government. So if the government is able to give some benefits, some subsidies, for example, it has been given to Startup India, then it would be growth prospectus for the players, domestic players to come in, and later this field can grow through mergers and acquisitions and other inorganic growth. सरकार के सहयोग की बहुत ज़रूरत है इसमें. सिर्फ लोन देने से या लॉन्ग टर्म लोन देने से ही फ़ायदा नहीं होगा, बट मैकेनाइज्ड फार्मिंग, हमारा देश अभी जो है डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर कि कैसा मॉनसून रहा है, कैसा ठंड कैसी पड़ी है या बरसात कैसी हुई है, उसके बेसिस पे होती है. हमको उससे आगे आना है और बहुत देश के एग्जाम्पल है. इजराइल का एग्जाम्पल हम लोग के सामने ही है कि कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में प्रगति की है. तो हमको उनसे कुछ सीख लेनी है और उस दिशा में आगे बढ़ना. Last year India has leaped around 30 ranks in ease of doing business. That's good. But the World Bank has noted that one thing that is still needs improvement is ease of starting business. That is not there. So what we can expect in budget allocation from government which will help in implementing ease of starting business? Well, it is not a budget issue. It is basically the business processes, the process that the government has. In ease of doing business from 142 we have come to 100. 100 पे आ गए, 42 की हुआ है. और इसमें जो है जो मिस्टर रमेश अभिषेक हैं, वो इज़ द DIP सेक्रेटरी, वो इंडस्ट्री के साथ काफ़ी मिलके काम कर रहे हैं. उनसे उनके क्या कठिनाइयाँ हैं, किस दिशा में चेंज करना है, कहाँ पे प्रावधान चेंज करना है, कहाँ पे ऑटोमेशन लाना है, ऑनलाइन करना है, काफ़ी कुछ किया गया है. एक सवाल पीछे से भी आ रहा है जी. Good afternoon, sir. My question is for Abhijit, sir. So, long-term capital gains tax will be introduced in this budget. There's a discussion around that. So, how will that impact the market or the domestic inflows in at such? सर ये बात तो सही माननी पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर अगर देखा जाए उनको बाकी सब चीज़ों से, लेकिन टैक्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. और सबसे ज़्यादा सवाल अगर देखा टैक्स के ऊपर आ रहे हैं. जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है ये विषय आगे आता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए. पर मुझे ऐसे लगता है कि एकदम से टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी मुझे आशा है. क्योंकि शायद ये होगा कि जो अभी 1 साल के बाद आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है उसके शायद उसके rather than that they may increase it to 2 years for example, just to ensure that it's really long term rather than just 1 year. शायद मुझे ऐसे लगता है कि ये होगा. यदि कुछ कारण से पूरी तरह से निकाला गया तो obviously there will be a short term reaction in the market, क्योंकि बहुत मात्रा में अभी पैसा ऑलमोस्ट जैसे है कि 1 लाख करोड़ डोमेस्टिक सेविंग अभी इक्विटी मार्केट्स में आ रहे हैं. और उसका कारण ये है कि देयर आर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड इक्विटी मार्केट्स कैन पोटेंशियली गिव अ वेरी गुड रिटर्न. तो उसमें एकदम शॉक लगे इस प्रकार की रचना बजट में नहीं आएगी. पर हो सकता है कि 1 साल के बजाय 2 साल इस प्रकार का प्रावधान हो सकता है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखा जाए, अगर इस बार अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन अगर सामने आता है सबसे ज़्यादा, बाकी जो कन्वेंशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनमें अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा दिख रही है. सर नहीं, वो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी सेविंग्स है ना, अभी फॉर्मल से मोड में आया. और ज़्यादा वो टाइम में 30,000 करोड़ पर मंथ बहुत सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता था. तो लोगों ने अभी म्यूचुअल फंड को अभी उसके अलावा भी वो डेट फंड हो, इक्विटी फंड हो, म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा अच्छा रिटर्न दिया है. पहले 1 साल में अभी रिटर्न 40-48% रिटर्न इक्विटी मार्केट में हो गया. तो और अभी यही डिविडेंड टैक्स का एक्सम्पशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, और अभी कल्चर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बिकॉज गोल्ड और रियल एस्टेट में अभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है. तो ज़्यादा इधर आने का. लेकिन हम बैंकर है ना, हम तो अभी सोचते इतना पूरा
उधर म्यूचुअल इक्विटी मार्केट गया, इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टू इटसेल्फ डेट में मिलना मुश्किल है, उनको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं मिलेगा। दूसरा, इकोनॉमी का ग्रोथ पिकअप बिना ऐसा डेट में उन्होंने इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क भी है। दूसरा, इक्विटी मार्केट में अभी तक वॉलेटिलिटी कम है, कभी यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और ऑयल प्राइस बढ़ गया तो इक्विटी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकता है। वो टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअली दे विल बी द सफरर्स। तो ये रिस्क को लेते वक्त थोड़ा थोड़ा फंड्स को एलोकेट करते वक्त बैंक डिपॉजिट्स में भी लगाना जरूरी है। Sir, there are reports in the news these days that the government is contemplating reducing the allocation towards the railways for this year. So, considering the railways could become the backbone to this economy, what is your view of how the market would react in this scenario? रेलवे के लिए एक है, LIC ने एक लॉन्ग टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी दिया है, तो ऐसा कॉफ़ी व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा, रेलवे में बहुत सारा एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है और लैंड है, उसको मोनेटाइजेशन कर सकता है। रेलवे शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, खासकर फ्रेट कॉरिडोर की, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की है। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो गुड्स मूवमेंट है ट्रक के थ्रू होता है, और जब इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, इट्स नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आप डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, एंड इट्स नॉट इकोनॉमिकल ऑल्सो। तो फ्रेट कॉरिडोर जो डेडिकेटेड और हमारे यहाँ एफिशिएंटली अभी रेलवे यूज़ नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से शायद रेलवे पे एलोकेशन कम नहीं करेगी गवर्नमेंट, किसी तरह से फंड्स की प्रावधान करेगी कि कैसे रेलवे को आगे बढ़ाया जाए। अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे भी इस टैक्स के बारे में पूछना चाहेंगे। जिस प्रकार से जीएसटी का मुद्दा आया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर काम थोड़ा कम हो गया है। सही बात है कि थोड़ा ये चिंता का विषय है। जैसे उदय जी ने भी पहले कहा कि जितनी मात्रा में उसकी आय सरकार के लिए होनी चाहिए थी वो थोड़ी कम पड़ रही है, और उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर 28% से 18% जो कटौती की गई, उसका भी परिणाम हमने देखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले साल में तो बजट में ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएसटी कलेक्शन कितना सरकार दिखा दी है अगले साल, और उसके लिए उनकी लॉजिक क्या है कि किस कारण से वो इतनी मात्रा में जीएसटी कलेक्शन हो पाएगा, वो सबका उसके ऊपर ध्यान रहेगा इस समय। बिल्कुल। एक सवाल दूसरा भी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम हैं, ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन लोन जो कि काफ़ी चिंता का विषय है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसे में उसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, ज़रूरत होगी? जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं, अगर पिछली बार में बात करें 2006 में इस बारे में जो है नीति लाई गई थी, हालांकि अब काफ़ी वक्त बीत चुका है इस बारे में लेके तो अभी ऐसे है कि एजुकेशन लोन के ऊपर जो टैक्स में फ़ायदा मिलता है दैट इज़ बेसिकली फॉर डिग्री कोर्सेज एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड। अभी जब हम बात करते हैं स्किल इंडिया की, तो शायद अपने को ये भी देखना पड़ेगा और बजट में उसका प्रावधान हो पाएगा कि ऐसे भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, भले वो डिग्री ना हो, फिर भी उसके ऊपर एजुकेशन लोन में कुछ टैक्स के फ़ायदे यदि मिलते हैं तो अधिक मात्रा में लोग उनका विचार कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम सभी अपने जो मेहमान उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 2-2 मिनट क्लोजिंग कमेंट हो जाए कि इस बजट को लेकर आखिर क्या उम्मीदें हैं और कौन सी एक्सपेक्टेशन है, और कौन से ऐसे 3 सुझाव जो है आप वित्त मंत्री को देना चाहेंगे। जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सर, क्या उम्मीद है आपकी, इसको क्या सुझाव रहेंगे 3 अगर देखा जाए तो? एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनहांसिंग द रूरल इनकम, रूरल फार्मर्स इनकम एंड कंटिन्यूइंग विद द अदर स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। दूसरा है बहुत सारा प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, तो ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को ओवर कॉस्ट रन बिना इसको कैसा इम्प्लीमेंट करेगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोला हम सभी प्रोजेक्ट में लेके देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना 4 महीने में 30 करोड़ अकाउंट खुलाया और आज के दिन में उसमें 78,000 करोड़ है। नरेगा प्रोडक्ट में भी अभी कॉफ़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने से कॉफ़ी रूरल एसेट क्रिएट किया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विल बी द की एरियाज। बिल्कुल। सुनील सर जी, आपके 3 सुझाव क्या रहेंगे? ध्यान देना है हमें शिक्षा पे, खासकर प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में। एग्रीकल्चर जो कि एक बर्निंग सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर की तरफ सरकार को ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रोथ हो, जो हमने मेक इन इंडिया की बात की, डिफेंस जिसमें 70% जो है हम इंपोर्ट करते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग को सकारात्मक करने की ज़रूरत है। 2 साल 3 साल हो गए हैं बात किए हुए
कैसे डिफेंस को लाएं। और जहाँ तक फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने की बात है, सरकार को देखना है कि सरकारी खर्च कैसे कम किए जाए। टैक्स बढ़ाने की जगह या एक तो टैक्स नेट बढ़ाना है और अपने खर्चे वो कैसे कम करे जिससे कि जो सरकार के पास पैसा हो जो देश की प्रगति में आगे लगा सके। जी चौहान सर जी, आपके 3 सुझाव बताइए। मेरे सुझाव में ऐसा लगता है मुझे कि हेल्थ आप देखिए तो हेल्थ के जो एक्सपेंसेस है डे बाय डे बहुत बढ़ रही है, तो सरकार को इस बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि अक्रॉस द सेक्टर आप अगर देखे जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से यूथ बढ़ रहा है उस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती जा रही है। उसमें थोड़ा सा हर सेक्टर में गवर्नमेंट को ध्यान देके वो काम करना है। और तीसरा सुझाव मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज हो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को सकारात्मक ध्यान देके उसको बढ़ावा देना चाहिए। जी उदय जी, सबसे पहले जैसा मैंने पहले ही बोला कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर जितना फोकस गवर्नमेंट दे, बिकॉज गवर्नमेंट को अभी इस साल दिखाना पड़ेगा वेदर दे आर रियली सीरियस टू डबल द इनकम। तो उस हिसाब से आप गोदामों के भाव बोलो या तो कोल्ड स्टोरेज बोलो, उसमें बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा है कि जो किसान है उसको सही दाम मिलना चाहिए। दूसरा एक निगलेक्टेड एरियाज है हमारे बजट में, हर साल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सरकार को। और जैसे अच्छे ऑलरेडी कदम ले चुके बिल्डिंग टॉयलेट्स, तो मेरे ख्याल से वो उसका फोकस उसी तरफ जा रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के बारे में बोलूँ तो ये जो 3.2 का जो डिफिसिट कंट्रोल किया है गवर्नमेंट, अगर ये आर्थिक जो अनुशासन है उसको कंटिन्यू करो दैट विल बी बेस्ट थिंग। जी अभी सर जी, आपसे 3 सुझाव। काफ़ी अच्छे विषय पहले ही आए हैं, इसके लिए मैं सिर्फ 2 विषयों का उल्लेख करूंगा। एक विषय ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया था, पर्यटन। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बजट में ऐसी कोई रचना सरकार खड़ी करती है कि जिसमें विद इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, ऑल स्टेट्स, से फॉर एग्जांपल हर स्टेट में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पर्यटन की दृष्टि से यदि कुछ निर्माण कर सकते हैं हम लोग, जो मॉडल बन सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में उसमें रोजगार की निर्मित हो सकती है, तो एक वो विषय था। दूसरा विषय ये था कि हमने जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय रखा। मैंने एक पीएमओ के ऑफिस में एक सुझाव भेजा था, उसका मैं थोड़ा उल्लेख करता हूँ कि जैसे देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, देयर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट व्हिच वाज पास बाय द पार्लियामेंट। मुझे ऐसे लगता है कि और एक प्रोफेशन की आवश्यकता है, जो आज हम कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज बहुत है। यदि हम ऐसे एक प्रोफेशन की निर्माण करें कि जो इस प्रकार के जो इंस्पेक्शन कंपनियों के होने चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्रियल लॉज कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, बाकी सब जो लॉज होते हैं उसके जो कंप्लायंस की दृष्टि से यदि हम प्रोफेशन की निर्माण करें, जो प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट देते हैं उसी प्रकार से यदि वो रिपोर्ट दे सकते हैं तो ये पूरा इंस्पेक्टर राज खत्म हो सकता है। और उसके कारण ये हो सकता है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ये 2 सुझाव मैं अवश्य दूंगा। बिल्कुल, हम अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर तो ये कुछ सुझाव थे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन थी इस देश की आर्थिक राजधानी की बजट से। हालांकि 1 तारीख को जब ये बजट ओपन होगा तो ऐसे में वित्त मंत्री लोगों को क्या सौगात देगी इस पर सभी निगाहें टिकी और हमने कुछ टटोलने की कोशिश की आखिर लोगों को क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं लोग, इंडस्ट्री क्या चाहती है, ये सभी जानने की कोशिश हम इस खास प्रोग्राम में की। देखते रहिए डीडी न्यूज़।